बहू, मैं कुछ दिनों के लिए 4 धाम यात्रा पर जा रही हूँ। मेरी बड़ी तमन्ना थी कि दोनों बेटों की शादी के बाद 4 धाम की यात्रा कर लूं। अपने दोनों बेटों को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। पीछे से तुम दोनों अच्छे से घर संभाल लेना। लेकिन माँ जी, वो मुझे तो। क्या हुआ शिवानी, खुलकर बोल। मैंने आपको बताया था ना, मुझे अपने मायके जाना है। हाँ हाँ, अरे तो क्या हुआ, तू अपने मायके चले जाना। पीछे से घर छोटी बहू पारुल संभाल लेगी। नहीं नहीं माँ जी, मैं क्यों अकेले रहूं घर पर, मुझे तो अकेले में डर लगता है। तो ऐसा कर, तू भी अपने मायके चली जा। नहीं माँ जी, मेरा मायका कितनी दूर है, वहाँ मैं हफ्ते भर के लिए थोड़ी न जाऊंगी। अब इतनी दूर जाऊंगी तो कम से कम महीना भर तो रहकर आऊंगी ना। हाँ, ये बात भी तेरी सही है। अच्छा, तो तू ऐसा कर, अपनी जेठानी के साथ उसके मायके चली। नहीं, भला मैं वहाँ क्या करूंगी। अरे हाँ, चल ना पारुल, वहाँ जाकर खूब मजे करेंगे। वैसे ये अच्छा मौका है जेठानी जी से बदला लेने का। यहाँ इनके अच्छेपन की वजह से मुझे सासू माँ से खूब बातें सुननी पड़ती है ना। अब मजा आएगा जब जेठानी जी के घर जाकर मैं उन्हीं की बैंड बजा दूंगी। अगले दिन गायत्री अपने दोनों बेटों के साथ 4 धाम की यात्रा पर चली जाती है, तो वहीं दोनों देवरानी जेठानी भी अपनी पैकिंग में लग जाती हैं। शिवानी जहाँ घर के सारे काम निपटा रही थी, वहीं पारुल की नजर अपनी जेठानी के सूटकेस पर थी। देखूं तो आखिर जेठानी जितना भर के क्या क्या लेकर जा रही है अपने मायके। ये सोचकर पारुल अपनी जेठानी का बैग चेक करने लगती है। ओह, माँ के लिए साड़ी, बच्चों के लिए खिलौने, ड्राई फ्रूट्स और ये शगुन में 5100 रुपए। काम निपटाकर जैसे ही शिवानी नहाने जाती है, तभी पीछे से पारुल शगुन के लिफाफे में कुछ पैसे निकाल लेती है, ड्राई फ्रूट्स और खिलौने छुपा देती है, साथ ही साड़ी में भी छेद कर देती है। अब देखती हूँ कैसे ये जेठानी अपनी नाक ऊंची करके घूमती है मायके में। दरअसल पारुल का बिल्कुल मन नहीं था अपनी जेठानी के मायके जाने का, क्योंकि उसे लग रहा था वो वहाँ बोर हो जाएगी। तभी वो अपनी जेठानी की 7 साल की बेटी सिया से कहती है, सच बता सिया, तू अपनी नानी के घर जाकर बोर नहीं हो जाती। नहीं चाची, बल्कि वहाँ तो मुझे बहुत मजा आता है। नानी मुझे नए खिलौने और कपड़े दिलवाती हैं, और मामू मेरे साथ खूब मस्ती करते हैं, और मामी वो मेरे लिए तरह तरह का खाना बनाती हैं। ये कहकर सिया वहाँ से चली जाती है। ये सिया की बच्ची भी अपनी नानी और मामा की चमची है। खैर कोई नहीं, यहाँ भी अकेले बोर होने से अच्छा है वहाँ जाकर इनका तमाशा बनते देखूं। अगली सुबह पारुल, शिवानी और रिया कैब लेकर पहुँच गए जेठानी के मायके। नमस्ते माँ, कैसी हो। हेलो भाई, नमस्ते भाभी, और मेरा बंटू, तू कैसा है। हम सब ठीक है शिवानी, आओ अंदर आओ। अरे वाह, पारुल बेटी भी आई है। नमस्ते आंटी। हेलो एवरीवन। कुछ देर बाद शिवानी की भाभी नैना सबके लिए कोल्ड ड्रिंक और समोसे लेकर आती है, फिर सबके खाने की तैयारी में जुट जाती है। कुछ देर बाद पारुल रसोई में नैना के पास जाती है। भाभी, मैं आपकी हेल्प करूं। अरे नहीं नहीं, तुम मेहमान हो, शिवानी दीदी भी आराम करें, जाओ आप भी आराम करो। नहीं नहीं, आप अकेले कैसे करोगी इतना काम, और वैसे भी आपकी ननद जी को तो आदत है आराम करने की, पता है वहाँ भी सब काम मुझे ही करने पड़ते हैं। अच्छा वैसे भाभी, आपसे एक बात पूछूं। हाँ पूछो ना। आपको नहीं लगता जेठानी जी बहुत जल्दी जल्दी मायके आ जाती है, कोई हेल्प नहीं करना और आपके ऊपर सारे काम का प्रेशर डालकर खुद आराम से गप्पे मारना। ये तो ननद जी का मायका है, उनका हक है यहाँ आना, और वैसे भी मेरे होते हुए तो मैं वैसे भी माँ जी से और उनसे काम नहीं करवाती, लेकिन तुमने इतना सोचा वही बहुत है। तभी वहाँ शिवानी का भाई अनुज आ जाता है। अरे पारुल जी, आप यहाँ किचन में क्या कर रही हैं? आप जाइए आराम करिए, मैं नैना की हेल्प के लिए हूँ यहाँ। कोई बात नहीं भैया। भैया कहती हो और कहना भी नहीं मानती हो, अब जाओ आराम करो। पारुल रसोई से चली जाती है। तभी अनुज नैना से कहता है, नैना, मैंने अभी तुम दोनों की सारी बातें सुनी। सच बताना, मेरी बहन के यहाँ आने से तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। शिवानी 12वीं कर रही थी जब मैं इस घर में आई थी, और आपको याद हो तो उसकी विदाई पर सबसे ज्यादा मैं ही रोई थी। मैं सच कहती हूँ, शिवानी को लेकर कभी मेरे मन में ऐसी बात नहीं आई। आई एम प्राउड ऑफ यू माई लवली वाइफ। उधर पारुल अब माँ के कमरे में जाती है, जहाँ वो अपने बिस्तर पर बैठी होती हैं। आंटी, मैं यहाँ बैठ जाऊं? हाँ हाँ, आओ ना बेटी, बैठो बैठो। क्या हुआ आंटी, आप थोड़ा परेशान लग रही हैं, कोई बात है क्या? नहीं बेटा, वो बस ऐसे ही। बताओ ना आंटी। बेटा बात यह है कि शिवानी बेटी ये मुट्ठी भर बादाम काजू ही लाई है। अब मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, बहू बेटे को क्या दिखाऊं। अरे वाह, कम से कम एक प्लान तो काम कर ही गया। वैसे माँ जी जेठानी जी ने अच्छा नहीं किया। जेठ जी अच्छा खासा कमाते हैं, लेकिन पता नहीं फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया। आपको पता है मैं अपने मायके जाती हूँ तो काफी कुछ लेकर जाती हूँ, जबकि मेरे पति की कमाई जेठ जी से कम है। लेकिन वो क्या है ना, सबका अपना अपना दिल होता है, क्या ही कर सकते हैं।
अब हम तो जो बेटी के ससुराल से आता है उसे सिर माथे लगा लेते हैं, लेकिन समाज को भी तो मुंह दिखाना होता है ना। अच्छा, आप टेंशन मत लीजिए, लाइए मैं आपका सिर दबा देती हूँ। कुछ दिन बाद पारुल के पास उसकी सास का फोन आता है। अरे पारुल, कैसी है? अरे माँ जी, आप कैसी? आप और कैसी चल रही है आपकी यात्रा? अच्छी चल रही है। तू बता, तेरा मन लग गया ना? बोर तो नहीं हो रही वहाँ? खूब खातिरदारी हो रही है ना? अब क्या बताऊं माँ जी, जब से मैं यहाँ आई हूँ सब जेठानी जी के साथ ही रहते हैं, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। कल भी जेठानी जी अपनी भाभी के साथ शॉपिंग पर चली गई। मैं जितना भी इनके साथ घुलने मिलने की कोशिश करूं, उतना ही ये लोग मुझे पीछे धकेल देते हैं। इससे अच्छा तो होता मैं अपने ससुराल में ही रहती, कम से कम इतनी बेइज्जती तो नहीं होती। क्या? मुझे ये उम्मीद नहीं थी बड़ी बहू के मायके वालों से। अच्छा ये बता, शिवानी बहू कहाँ है? वो दरवाजा बंद करके अपनी माँ से लगी है हमारी चुगलियां करने में, और उनकी भाभी मुंह बनाकर रसोई में खाना बना रही है। ये तो बड़े दुख की बात है। अच्छा चल, हम जल्द से जल्द आने की कोशिश करेंगे, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। ये कहकर सास फोन रख देती है और पारुल मन ही मन खुश होती है। यस, एक और विकेट गिर गया। कुछ दिन बाद डोरबेल बजती है तो सामने पारुल और शिवानी की सास और उसके दोनों बेटे होते हैं। वो सब अंदर आते हैं। सभी बहुएं उसके पैर छूती हैं। कैसी हैं समधन जी? यात्रा कैसी रही? जी सब अच्छे से हो गया। वैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी दोनों बहुओं को इतने दिन अपने घर पर रखा। समधन जी, जैसे मेरे लिए शिवानी वैसे ही पारुल, सच में बड़ी प्यारी बच्ची है ये। हाँ अच्छी तो है, छोटी है इसलिए थोड़ी बचकानी हरकतें कर जाती है। हाँ वो तो हम जान ही गए हैं। शाम को पारुल अपने पति से, देखा आपने, आपको नहीं लगता जेठानी जी को थोड़ा टाइम हमें भी देना चाहिए? जब देखो अपने परिवार वालों से चिपकी हुई रहती हैं। आपको पता है जेठानी जी यहाँ पर कोई काम नहीं करती, और जब यहाँ आई तो सिर्फ लिफाफे में थोड़े से पैसे ही शगुन के तौर पर लाई, और मुट्ठी भर बादाम बस। हम ससुराल वालों की नाक कटवा कर रख दी उन्होंने, और सारा काम तो मैं ही करवाती हूँ यहाँ नैना भाभी के साथ। पारुल, लेकिन अभी तो किचन में नैना भाभी के साथ शिवानी भाभी हैं। अरे वो सब तो दिखावा है, अब तुम लोग जो आ गए हो। अगले दिन वो सब अपने घर वापस आने की तैयारी करते हैं तो शिवानी की माँ पारुल से, बेटी अच्छा लगा जो तुम यहाँ आई, अगली बार फिर आना, लेकिन साफ मन और दिल से। क्या मतलब? मतलब मैं बताती हूँ, ये देखो माँ जी, ये तो वो ड्राई फ्रूट्स का पैकेट है जो मैं यहाँ लेकर आई थी, और ये बंटू के खिलौने जो मुझे बैग में मिले ही नहीं। हाँ, और ये शगुन के तेरे बाकी के पैसे भी। पारुल, तू हमेशा शिवानी से जलती थी, ये बात हम सब अच्छे से जानते थे, लेकिन बदले की आग ने तुझे इतना अंधा कर दिया कि तूने ऐसी ओछी हरकतें की। तूने अपनी इन हरकतों से हम सब का सिर शर्म से झुका दिया। मुझे शिवानी की माँ और भाभी ने भी सब बता दिया था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं हमेशा से जेठानी जी से जलती थी क्योंकि वो मुझसे ज्यादा सुंदर है, और आप सब उनकी ही तारीफ करते थे। देवरानी जी, सुंदरता बाहर नहीं होती, साफ दिल और मन से होती है। मुझे आप सब माफ कर दीजिए। पारुल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। आखिरकार सब उसे छोटी समझकर माफ कर देते हैं। फिर खुशी खुशी वो सब अपने घर लौट जाते हैं। भाभी, नाश्ता बन गया क्या? मैं लेट हो रहा हूँ। हाँ हाँ हो गया, लो आलू के पराठे बनाए हैं आज। क्या बात है, मजा ही आ जाएगा फिर तो। जी करता है कि सारे काम छोड़ूं और आराम से बैठकर बस ये पराठे ही खाता रहूं। तू भी ना, चल अब जल्दी कर। नहीं सच में भाभी, आप ना बेस्ट हो। हाँ वो तो है, लेकिन जब रसिका आएगी ना इस घर में, तब देखेंगे कि तुम रसिका के गुण गाते हो या फिर मेरे। क्या भाभी, फिर वही बात। आप जाओ किचन में और मुझे पराठे पर फोकस करने दो। हाँ, देवर और भाभी का बड़ा ही प्यारा रिश्ता होता है। इसमें मान सम्मान भी होता है और हंसी मजाक भी। सरिता की शादी किशोर से हुई थी और राहुल उसका देवर था। किशोर और राहुल की उम्र में 10 साल का बड़ा अंतर था। जब राहुल छोटा था तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। उनके जाने के बाद पहले किशोर ने और फिर भाभी बनकर आई सरिता ने राहुल को अपने बेटे की तरह पाला था। सरिता और किशोर की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपना सारा प्यार राहुल पर ही लुटा दिया था। राहुल मजे से पराठे खा रहा था कि तभी किशोर वहां आया। हाँ भाई, क्या बनाया आज? आओ भैया, और मिलो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट शेफ से, आलू पराठा स्पेशलिस्ट 10 सरिता भाभी से। मस्का लगाना तो कोई तुझसे सीखे। और बता क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस अगले महीने एग्जाम और फिर नौकरी की तैयारी। गुड। आज अगर माँ बाबूजी जिंदा होते तो कितने खुश होते। बस तू जल्दी से अपना काम धंधा शुरू कर, फिर हम रसिका को ले आएंगे पूरी धूमधाम से। क्या यार भैया, जब देखो वही बात। आप पराठे खाओ ना, और मुझे भी शांति के साथ पराठे खाने दो।
अब ये शांति कौन है? उसके लिए भी पराठे पैक करवा दूं क्या? चुप हो जाओ आप दोनों। किशोर के घर में हमेशा ऐसे ही हंसी मजाक का माहौल रहता था। किशोर एक कंपनी में काम करता था और सरिता घर संभालती थी। माँ बाप के एक साथ चले जाने के बाद रिश्तेदारों ने किशोर की शादी बहुत जल्दी कर दी थी ताकि वो दोनों मिलकर राहुल का ख्याल रख सके। सरिता भी भाभी नहीं बल्कि माँ के रूप में राहुल का पूरा ख्याल रखती थी। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। राहुल की कॉलेज की पढ़ाई अब खत्म होने वाली थी। फिर एक दिन कॉलेज में। हाय। हाय रसिका, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अरे यार, ये तुम मुझे आप क्यों बोलती हो? तो क्या बोलूं? तुम बोलो ना, जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ। मैं आपको तुम बोलूं? फिर वही बात। अच्छा खैर छोड़ो, अंकल आंटी कैसे हैं? वो बढ़िया है। आप बताइए, भैया भाभी कैसे हैं? हाँ, वो भी मस्त हैं। अच्छा रसिका, मैं चलता हूँ, मुझे दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है, तो मैं लेट हो रहा हूँ। ठीक है, बाद में मिलते हैं। ओके, बाय। बाय। रसिका चाहती थी कि राहुल उसे भी अपने साथ फिल्म देखने ले जाए, लेकिन राहुल रसिका से हर वक्त कन्नी ही काटता रहता था। रसिका वहां से दुखी होकर घर की तरफ चल पड़ी। दरअसल राहुल और रसिका के पिता बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उन दोनों ने बचपन में ही रसिका और राहुल की शादी तय कर दी थी, पर शादी से पहले ही राहुल के माता पिता का देहांत हो गया। लेकिन किशोर और सरिता दिल से चाहते थे कि रसिका ही उनके घर की बहू बनकर आए, इसीलिए वो रसिका का नाम लेकर राहुल को छेड़ते रहते थे। रसिका भी राहुल को ही अपना पति मान चुकी थी। वो कभी कभार जानबूझकर राहुल से मिलने के लिए सज धज कर तैयार होकर कॉलेज आती थी, उससे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन राहुल उससे बचता फिरता था। लेकिन अब जब दोनों बड़े हो गए थे तो शादी की बात भी चलने लगी। आओ आओ किशोर बेटा, कैसे हो? नमस्ते आंटी जी, मैं ठीक हूँ। नमस्ते आंटी जी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। रसिका, ओ रसिका, जल्दी आओ, देखो तुम्हारे जेठ जेठानी आए हैं। अपनी माँ की आवाज सुनकर रसिका फूली नहीं समाई। वो जल्दी से सिर पर पल्लू रखकर बाहर आई और आकर उसने किशोर और सरिता के पैर छुए। हालांकि उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी। क्या हुआ रसिका, किसे ढूंढ रही हो? जी किसी को नहीं, मैं चाय लाती हूँ। रसिका की बात सुनकर वहां सभी लोग मुस्कुरा दिए। तभी किशोर ने कहा, आंटी, अब वक्त आ गया है, हमें जल्दी से अपनी जिम्मेदारियां निभा देनी चाहिए। हाँ बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं। जिस शुगर ने रसिका के पापा को निकल लिया वही अब मुझे भी मार रही है। अब तो इंसुलिन भी कोई काम नहीं करता है। हिम्मत रखिए आंटी जी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटी, बस रसिका तुम्हारे घर चली जाए, उसके बाद तो भगवान मुझे कभी भी उठा ले, कोई दुख नहीं। उसी दिन पंडित जी से बात कर शादी की तारीख तय कर दी गई। ये देखकर रसिका की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन घर आकर जैसे ही ये बात किशोर ने राहुल को बताई तो वो बहुत नाराज हो गया और गुस्से से बोला, भैया भाभी, मुझे रसिका से शादी नहीं करनी है। ये क्या बोल रहा राहुल? पर माँ बाबूजी की यही इच्छा और मेरी इच्छा का क्या? मुझे रसिका पसंद नहीं है, साफ बात ये है। क्या बुराई है उसमें? सुंदर है, संस्कारी है और... आप समझ नहीं रही हो भाभी, वो सीधी सादी बहनजी टाइप लड़की है, हमारी नहीं जमेगी। देख राहुल, तेरी शादी तो रसिका से ही होगी, वरना याद रखना वो वसीयत वाली बात। वसीयत का नाम सुनते ही राहुल चुप हो गया। उसे झुकना पड़ा और कुछ दिनों बाद राहुल और रसिका की शादी हुई। रसिका बहुत खुश थी। वो घर के कामों में सरिता का पूरा हाथ बटाती और किशोर की भी बहुत इज्जत करती थी। लेकिन दूसरी तरफ राहुल अब बहुत चुपचाप रहने लगा था। साफ पता चल रहा था कि वो इस शादी से खुश नहीं है। फिर एक दिन डाइनिंग टेबल पर, राहुल, वो वकील साहब आएंगे शाम को, तुम्हारे साइन चाहिए उन्हें 3-4 कागजों पर। अब ठीक है भैया, मैं कर दूंगा, अभी ऑफिस जा रहा हूँ। दरअसल किशोर और राहुल के पिता शंभुनाथ एक वसीयत छोड़ गए थे। उसके मुताबिक राहुल को उनकी जायदाद का आधा हिस्सा उसी दिन मिलेगा जब वो रसिका से शादी करेगा। रसिका से शादी के बाद किशोर ने उसी दस्तावेज के बारे में राहुल से बात की थी। शाम को वकील आया और उसने राहुल से पेपर्स पर साइन भी करवा लिए। अब शंभुनाथ की आधी जायदाद का मालिक राहुल बन चुका था। कुछ दिन बाद एक सुबह जब सब लोग उठे तो रसिका के तेज तेज रोने की आवाज सुनाई थी। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जो राहुल उसके लिए छोड़कर कहीं चला गया था। उस चिट्ठी में राहुल ने लिखा था कि वो रसिका से शादी करने से पहले एक दूसरी लड़की से शादी कर चुका था जो पहले से ही उसकी गर्लफ्रेंड थी, और उसने सिर्फ अपने पिता की जायदाद पाने के लिए रसिका से शादी की थी और अब वो अपना सारा हिस्सा लेकर अपनी पहली पत्नी को साथ लेकर विदेश जा रहा था। किशोर ने फौरन राहुल को फोन किया, मगर राहुल ने उसका फोन नहीं उठाया। उल्टा ये मैसेज कर दिया कि अब से उसका ना तो रसिका से कोई रिश्ता है और ना ही किशोर और सरिता से।
ये क्या किया राहुल, ऐसा कैसे कर दिया तूने? जरूर हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, वरना वो कभी ऐसा नहीं करता। नहीं भाभी, आप अपने आप को मत कोसो। मेरी किस्मत खराब है जो मेरे आते ही ये घर टूट गया। रोती बिलखती रसिका को किशोर और सरिता ने सहारा दिया। राहुल के धोखे की बात रसिका की मां बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी चल बसी। इस बात को कई महीने गुजर गए। अब तो राहुल ने विदेश में जाकर अपना नंबर भी बदल लिया। इधर रसिका ने भी एक ऑफिस में नौकरी शुरू कर दी। धीरे धीरे पूरा साल गुजर गया, लेकिन राहुल लौट कर नहीं आया। किशोर और सरिता समझ गए थे कि अब राहुल कभी नहीं लौटेगा। फिर एक शाम जब रसिका अपने ऑफिस से लौटी तो वो हैरान रह गई। किशोर और सरिता उसके कलीग हरीश के साथ बैठे थे। हरीश जी आप? हाँ रसिका, हरीश को हमने ही बुलाया है। रसिका, हरीश से हमारी फोन पर बात हुई थी। ये तुम्हें पसंद करते हैं और तुमसे शादी करना चाहते हैं। पर भाभी, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब राहुल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया तो तुम कब तक उसके इंतजार में बैठी रहोगी? मैं सिर्फ भाभी नहीं हूं तुम्हारी, आंटी के जाने के बाद अब मैं तुम्हारी माँ भी हूं और मुझे हक है तुम्हारा अच्छा बुरा सोचने का। तुम बस इतना बताओ कि हरीश तुम्हें पसंद है या नहीं। भाभी, रसिका कोई जवाब तो नहीं दे सकी, लेकिन उसके आंसू उसके दिल का हाल बयां कर रहे थे। उसकी भावनाओं को सरिता ने समझ लिया और फिर, रसिका, भले इस घर में तुम मेरी देवरानी बनकर आई थी, लेकिन अब तुम मेरी बेटी हो। राहुल के किए की सजा मैं तुम्हें नहीं भुगतने दूंगी। तुम्हारी शादी हरीश से होगी। मैं और तुम्हारे भैया इस बार तुम्हारा कन्यादान करेंगे। और हाँ, हमेशा एक बात याद रखना, तुम्हारा इस घर के साथ नाता कभी नहीं टूटेगा। ये घर हमेशा तुम्हारा मायका रहेगा। इतना कहकर सरिता ने रसिका को गले से लगा लिया। रसिका रोए जा रही थी, लेकिन उसे यह विश्वास भी हो गया था कि अब इसके बाद उसे रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो वो अनाथ थी